फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू द क्वेस्टलिंक आईएएस प्रीलिम्स मास्टरी प्रोग्राम, जहां हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सिस्टमेटिकली रिवाइज कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एग्जाम लेवल एप्लीकेशन को डेवलप करना है। यहाँ हम एंटायर सिलेबस को थीम वाइज सिस्टमेटिक मैनर में रिवाइज करते हैं, कोर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ ब्रेक डाउन करते हैं, स्ट्रक्चर डायग्राम्स और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स के थ्रू से रिटेंशन इंप्रूव करते हैं, और साथ ही एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करके एप्लीकेशन ओरिएंटेड थिंकिंग डेवलप करते हैं। ठीक है, हम लोग रिलेवेंट करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं स्टैटिक के साथ साथ। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में आज का सेशन फोकस करेगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द सेशन। दोस्तों, दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन को एक क्रिटिकल टेंशन फेस करनी पड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी और परमानेंस के बीच में, यानी बदलाव और स्थिरता के बीच। एक तराजू या स्केल इमेजिन कीजिए। एक साइड पर है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, एक साइड पर है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और दूसरी साइड पर है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी यानी पार्लियामेंट की पावर, जिससे वो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट या अमेंड कर सकती है, और दूसरी साइड पर है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, यानी हमारे स्टेट के आइडेंटिटी और उसके कोर वैल्यूज जो परमानेंट होने चाहिए। ठीक है, पॉलिटी में एक रूल है कि इफ ए कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बेंड इट ब्रेक्स। अगर समय के साथ बदलाव नहीं होगा तो वो सिस्टम टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन इफ इट कैन बी अल्टर्ड कंप्लीटली इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। कि अगर पूरा संविधान ही बदल दिया गया तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा डेंजर होता है मेजोरिटेरियन ओवररीच का, कि जहाँ अनचेक्ड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी डेमोक्रेटिक इरोजन का कारण बन सकती है। ठीक है, तो इस डेंजर से बचने का रास्ता क्या है? रास्ता है द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का एक्चुअली जो सेंट्रल प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशनल फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लिमिट्स अमेंडिंग पावर टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल फीचर्स। ठीक है ना, एंड अमेंडमेंट वायलेटिंग दिस प्रिंसिपल्स इज डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। ठीक है, कि अगर कोई अमेंडमेंट जो होगी वो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स को क्या कर रही होगी, वायलेट कर रही होगी, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कुछ इसेंशियल फीचर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स को डिस्ट्रॉय करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करती है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का है, ये अचानक से नहीं आ गया है। ठीक है, इस डॉक्ट्राइन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वार 1951 से 67 तक चला है। ठीक है, और उसके बाद भी चलते आ रहा है। ठीक है, 1951 में शंकरी प्रसाद केस में कहा गया था कि पार्लियामेंट की आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडिंग पावर में फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना भी शामिल है। ठीक है ना, तो शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा गया कि पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडिंग पावर्स में रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि गोलकनाथ केस में क्या हुआ था। तो लेकिन 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टांस रिवर्स कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर्टिकल 13(2) के अंदर लॉ हैं, और इसलिए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकती है। ठीक है, इस डिसीजन ने पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ? शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन गोलकनाथ केस में कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे के केसेस में क्या होगा। तो फाइनली जो है ना, ये केस पहुंचता है 1973 में केशवानंदा भारती
का जो जजमेंट है, तो ये टसल वहाँ पे जाके रिज़ॉल्व होता है। अ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये इंडियन जुडिशरी का सबसे बड़ा जजमेंट था, ठीक है ना? जो 7-6 की नैरो मेजॉरिटी से पास हुआ था। इस जजमेंट ने गोलकनाथ केस को ओवररूल किया और पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट किसी भी पार्ट को अमेंड करने की पावर वापस दे दी। तो इसमें क्या कहा गया कि पार्लियामेंट को जो है ना, फिर से पावर दे दिया गया है कि पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ के साथ उसमें क्या कहा गया कि जस्टिस एचआर खन्ना ने एक हिस्टोरिक रूलिंग दी कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है, पर एक इम्प्लाइड लिमिटेशन के साथ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क को अल्टर नहीं कर सकता है। इसमें क्या किया गया है कि आप पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, लेकिन लिमिटेशन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो इसी केस में केशवानंदा भारती केस में ही इनोवेट किया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के कंसेप्ट को, ठीक है? तो इस जजमेंट को थोड़ा-सा और डिटेल से देखते हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना, ठीक है? तो इस जजमेंट में क्या हुआ कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर का जो कुछ-कुछ फीचर्स है, कौन-कौन से उसके पिलर्स हैं, उसको जो है आइडेंटिफाई किया, ठीक है? जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में इंस्टीट्यूशनल बैलेंस, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर कैरेक्टर, ठीक है? इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर, सॉवरेनिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया, फ्रीडम और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। इस तरह का केशवानंदा भारती जजमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइन की कंसेप्चुअल फाउंडेशन को क्रिएट किया, ठीक है? जिसके बाद आने वाले केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने और भी एलिमेंट्स को ग्रेजुअली आइडेंटिफाई और डेवलप किया, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इमरजेंसी पीरियड में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पहला मेजर टेस्ट हुआ, ठीक है? इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। इस केस में 39th अमेंडमेंट आर्टिकल 329 ए को चैलेंज किया गया। इस अमेंडमेंट ने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से कंप्लीटली बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, ये अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट के क्लॉजेस 4 और 5 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, क्योंकि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस, सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल रिव्यू को वायलेट करती थी, ठीक है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है? 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर्स और जुडिशियल रिव्यू इन सबको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टाइम का पार्ट बना दिया, ठीक है? तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को और क्लेरिफाई और स्ट्रेंथन किया। कोर्ट ने रीअफ़र्म किया कि इंडिया का सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना और कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर कैरेक्टर बेसिक स्ट्रक्चर का एसेंशियल पार्ट है। क्या है? एसेंशियल पार्ट है कि सेकुलर कैरेक्टर और इंडिया का सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना, ठीक है। लेकिन इस जजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि कोर्ट ने कुछ और क्रूशियल प्रिंसिपल्स को भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू और डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। इस तरह इंदिरा गांधी केस ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइन को डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के कोर प्रिंसिपल्स को और मजबूत किया, ठीक है। अब हम लोग कुछ और केसेस देखते हैं, ठीक है। जैसे कि 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और स्ट्रेंथन किया। कैसे किया? ये केस था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस में पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू से अपनी अमेंडिंग पावर्स से सारी लिमिटेशन हटाने की कोशिश की। कोर्ट ने इस अमेंडमेंट के सेक्शंस 4 और 5 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ठीक है। चीफ जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ का फेमस कोट यहाँ याद रखने लायक है कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
द लिमिटेशंस ऑन दैट पावर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज वन ऑफ द बेसिक फीचर। मतलब जो अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड है, ये खुद अपने आप में क्या है, बेसिक फीचर है, और इस लिमिटेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट अपनी लिमिटेड पावर को अनलिमिटेड पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कंसेप्ट है वो ग्रेजुअली डेवलप होते ही आ रहा है और चलते आ रहा है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो 1990s आते-आते सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट को और डिफाइन कर दिया। 1992 के मंडल केस में रूल ऑफ लॉ को, और डिफेक्शन केस में मतलब जो कियोटो होलान केस था 1993 में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को अपहोल्ड किया। रघुनाथ राव केस में प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। इसी तरह से इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ 9th शेड्यूल के कंसेप्ट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ओरिजिनली 9th शेड्यूल को लैंड रिफॉर्म्स के लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएट किया गया था, ताकि उन्हें फंडामेंटल राइट्स के चैलेंज से बचाया जा सके। ठीक है, यही इसका बेसिक था कि जो भी लैंड रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, तो हम लोग अगर 9th शेड्यूल में डाल देंगे तो उस रिफॉर्म्स को क्या किया जा सकता है कि आर्टिकल 14 और इन सब चीज़ों से वो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके वायलेशन को, इसलिए 9th शेड्यूल को लाया गया था। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट्स अक्सर जो भी कंट्रोवर्शियल लॉज़ को आर्टिकल 31 बी के अंदर 9th शेड्यूल में डाल देती थी। ठीक है, जिससे वो जुडिशियल रिव्यू के से इफेक्टिवली सील्ड हो जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस पर इम्पोर्टेंट लिमिटेशन इम्पोज़ की। ठीक है, कि जब वमन राव केस जो था 1981 का, वमन राव केस और आयर कोहेलो केस 2007, ठीक है ना? इन दोनों से 9th शेड्यूल का जो अनलिमिटेड ब्लैंकेट मिला हुआ था गवर्नमेंट को, तो उस पे लिमिटेशंस लगा दिया गया, ठीक है ना? कोर्ट ने एक कट ऑफ डेट एस्टेब्लिश की 24 अप्रैल 1973। क्या था? कट ऑफ डेट 24 अप्रैल 1973। ठीक है, ये जो केशवानंद भारती का जजमेंट है उसका वर्डिक्ट का डेट था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया कोई भी लॉ जुडिशियल रिव्यू के दायरे में कंप्लीटली इम्यून नहीं होगा। अगर ऐसा कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, पार्टिकुलरली आर्टिकल 14, 19 और 21 को के कोर प्रिंसिपल्स को, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। मतलब ये जो कट ऑफ डेट था 24 अप्रैल 1973, इसके बाद जो भी लॉज़ इसके इस 9th शेड्यूल में डाले जाएँगे, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा, राइट? इसके बाद हम लोग देखते हैं 1994 का एक और लैंडमार्क जजमेंट, कौन-सा जजमेंट था? एसआर बोम्मई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसमें केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के इवोल्यूशन में बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन माना जाता है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को और क्लियरली रिफर्म किया और उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट माना, ठीक है ना? कोर्ट ने एम्फसाइज़ किया कि फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल फीचर्स हैं और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है? तो इस तरह एसआर बम्बई जजमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को और इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेप्थ प्रोवाइड की, और ये एस्टेब्लिश किया है कि फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म जैसे प्रिंसिपल्स सिर्फ पॉलिटिकल आइडियल्स नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड फाउंडेशनल वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हुए कि एक और फंडामेंटल एस्पेक्ट सामने आता है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का, ठीक है ना? तो एक स्ट्रॉन्ग और फाउंडेशन फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बेसिक स्ट्रक्चर का एसेंशियल पार्ट डिक्लेयर किया है। इस कॉन्टेक्स्ट में कुमार पद्मा प्रसाद केस, ठीक है, कुमार पद्मा प्रसाद केस, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस
ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस 2002 इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इन जजमेंट्स में कोर्ट ने क्लियरली ऑब्जर्व किया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का इंटीग्रल कंपोनेंट है, ठीक है? तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे ये सब बात किया गया। इसी के साथ-साथ कोर्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को भी प्रोटेक्ट किया क्योंकि ये पावर्स ही जुडिशरी को इफेक्टिव बनाती है। फॉर इंस्टेंस दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस 1991 और राम जेठमलानी केस 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स की जो आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 के अंदर आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और पार्लियामेंट इन पावर्स को आर्बिट्री कर्टेल नहीं कर सकता है, ठीक है? इसी तरह से हाई कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया। ये जो एल चंद्रा कुमार केस है इसमें देखिए कि पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, ठीक है? तो इन सब के कांसेप्ट्स को भी ये जो हाई कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस है, उनका रीट इश्यू करने का जो पावर है, इन सबको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट माना गया। एल चंद्रा कुमार केस 1997 और मद्रास बार एसोसिएशन केस 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि हाई कोर्ट्स की रीट जुडिक्शन और सुपरवाइजरी पावर अंडर आर्टिकल 226 और 227 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के इसेंशियल पिलर्स हैं। इसी तरह से जुडिशियरी की इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दोनों को मिलाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कंपोनेंट माना गया। ठीक है। 2000s में भी इसका इवोल्यूशन रुका नहीं, ठीक है। इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को इंदिरा साहनी और एम नागराज केस इसमें बार-बार बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। नमित शर्मा केस में एक इंडिविजुअल की फ्रीडम और डिग्निटी को बेसिक स्ट्रक्चर में कन्फर्म किया गया। फ्रेंड्स ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहा। आज इसका इन्फ्लुएंस दुनिया के कई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में देखने को मिलता है। टाइम के साथ-साथ कंट्रीज ने ये रियलाइज़ किया है कि कभी-कभी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए अपैरेंटली लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी उसे यूज़ किया जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के रूप में उभर कर आया। ये एंटी डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का टूल है। इस डेवलपमेंट को एक तरह से ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल अवेकनिंग भी कहा जा सकता है, जहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स में इस प्रिंसिपल्स को अलग-अलग तरीके से अडॉप्ट किया। बांग्लादेश ने बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्मली अडॉप्ट किया और 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू से कुछ कोर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अनएनिमे अमेंडेबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान में इसका यूज़ कंपैरेटिवली फ्रैगमेंटेड और डिफेंसिव रहा। कोर्ट्स ने कभी-कभी इस कांसेप्ट के रेफरेंस दिया, पार्टिकुलरली जफर अली शाह के केस में जैसे कॉन्टेक्स्ट में मिलिट्री रिजिम्स के अगेंस्ट, ठीक है। सिमिलरली बेलीज़े की सुप्रीम कोर्ट ने बोवेन केस में डायरेक्टली केशवानंदा भारती जजमेंट पर रिलाई किया और बेसिक स्ट्रक्चर रीजनिंग का यूज़ करते हुए करके नेशनल रिसोर्सेज और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट किया। केनिया ने इस डॉक्ट्राइन को प्रोएक्टिवली इम्प्रेस किया, ठीक है। सिमिलरली साउथ अफ्रीका में फॉर्मली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का तो अडॉप्ट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ के कोर्ट्स ने वैल्यू बेस्ड स्ट्रक्चरलिज्म के अप्रोच को फॉलो किया, ठीक है। इस फ्रेमवर्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटेंस वैल्यूज जैसे ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी और रूल ऑफ लॉ को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किया गया। तो फ्रेंड्स, टू समराइज, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को हम डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी का अल्टीमेट सेफगार्ड कह सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, समझना ज़रूरी है कि बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्राइन कोई एंटी डेमोक्रेटिक जुडिशियल वीटो नहीं है, बल्कि इसका रियल ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन की कोर आइडेंटिटी और फाउंडेशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना है। असल में ये टेम्पररी पॉलिटिकल मेजॉरिटीज़ और
एंड्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी के बीच का एक क्लियर डिस्टिंक्शन एस्टेब्लिश करती है। ये फिलोसॉफिकल आइडियल्स को एक प्रैक्टिकल लीगल सेफगार्ड में कन्वर्ट करती है और ये इंश्योर करता है कि मेजोरिटेरियन इम्पल्सेस या ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज के सामने भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हमेशा प्रिजर्व रहे। टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू से ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किए गए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव यानी बेडरॉक बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए चलिए एक नज़र डालते हैं इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स पे जो मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में संविधान सबसे ऊपर है और सभी इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज़ उसके फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करते हैं। इसके बाद आता है इंडियन पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, अ, जो सॉवरेन कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटी का सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कैरेक्टर, ठीक है? साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर नेचर। ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं ये वाला सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर, ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि स्टेट किसी एक रिलीजन को प्रमोट ना करे और गवर्नेंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बेस्ड है। बेसिक स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर ये भी एक क्रूशियल एलिमेंट है। यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच इंस्टीट्यूशनल बैलेंस बना रहना चाहिए। इसी के साथ फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी इस फ्रेमवर्क का एसेंशियल हिस्सा है। इसके साथ-साथ वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश किया जाना, जहाँ सिटीज़न की सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में जुडिशियल रिव्यू का पावर भी एक्सट्रीमली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोर्ट्स को अलाउ करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्शंस को चेक कर सकें। साथ ही इंडिविजुअल फ्रीडम और ह्यूमैनिटी डिग्निटी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का कोर एलिमेंट है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके अलावा क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जहाँ गवर्नेंस लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, ना कि आर्बिट्री अथॉरिटी के बेसिस पे। ये एक बहुत क्रूशियल प्रिंसिपल है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच हार्मनी और उसका बैलेंस को मेंटेन करना, यह भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन का पार्ट है। दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बनाते हैं। साथ ही प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का इसेंशियल कंपोनेंट्स माना है। एक और इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस ये है कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर लिमिटेड है और ये लिमिटेशन खुद बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है? इसके साथ ही सिटीज़न्स को जस्टिस तक इफ़ेक्टिव एक्सेस मिलना चाहिए और फंडामेंटल राइट्स का कोर एसेंस हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है? फाइनली जुडिशियल पावर्स देमसेल्व्स भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के अंदर अगर आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 141 और 142 और हाई कोर्ट्स के आर्टिकल 226 और 227 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के एसेंशियल पिलर्स हैं। पार्लियामेंट इन पावर्स को आर्बिट्री तरीके से डाइल्यूट या रिमूव नहीं कर सकती है। ठीक है? तो दोस्तों ये थे वो कोर एलिमेंट्स जो इंश्योर करते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आर्बिट्री नहीं हो। तो अब इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जो पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पूछे गए हैं यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में, उसको हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे। ठीक है? सो start with question number 1. So our first question is, consider the following statements. Uh, ठीक है? In the Sankari Prasad case 1951, the Supreme Court held that the Parliament can amend fundamental rights under Article 368 of the Constitution of India. Okay. Statement 2. In the Golaknath case 1967, the Supreme Court held that the Parliament does not have the power to abridge or take away any fundamental rights. Statement 3. In both cases,
Supreme Court held that constitutional amendments are not law under Article 13. Which of the statements are correct? तो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें चेक करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ठीक है, कि इन शंकरी प्रसाद केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड पार्लियामेंट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि गोलकनाथ केस में कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू अब्रीज और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये चीज बोला जा रहा है सेकंड में। थर्ड में बोल रहे हैं इन बोथ केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अमेंडमेंट्स आर नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो थर्ड में बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है ना आर्टिकल 13 के अंदर कोई लॉ नहीं है, ये दोनों केस में बोला जा रहा है। मतलब शंकरी प्रसाद केस और गोलकनाथ केस में। तो हम लोग देखते हैं कि शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला गया था कि इन शंकरी प्रसाद केस द सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of the first constitutional amendment act, ठीक है, एंड रूल दैट पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 आल्सो इंक्लूड पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये बात सही है कि शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला गया कि वो शंकरी प्रसाद केस जो था वो बेसिकली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग था और इसमें उन्होंने माना था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पार्लियामेंट का पावर है टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, इसमें जो है फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है। ठीक है ना? लेकिन ये पोजीशन जो है गोलकनाथ के केस में चेंज हो गया था। हम लोग पहले अभी डिस्कशन में देखे थे। ये गोलकनाथ केस बेसिकली 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड था। ठीक है? तो इसमें क्या बोला गया था कि अ In this case, the constitutional validity of certain which inserted several state land reforms, ठीक है, ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड था। तो इसमें बोला था कि द कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स ऑक्यूपाई ए ट्रांसेंडेंट एंड इम्यूटेबल पोजीशन in the constitutional framework. Therefore, Parliament does not have the power to abridge or take away. तो इसमें इन्होंने फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब स्थान माना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन बोला। तो और बोला कि फंडामेंटल राइट को अब्रीज नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड भी राइट है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी राइट है, स्टेटमेंट सेकंड भी राइट है। इन बोथ केसेस सुप्रीम कोर्ट held that constitution are not law under आर्टिकल 13। तो बोथ केसेस में बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना वो आर्टिकल 13 के अंदर कोई लॉ नहीं है। तो इसका देखते हैं करेक्टनेस में। तो शंकरी प्रसाद केस में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद केस में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लॉ नहीं माना गया था आर्टिकल 13 के अंदर में। लेकिन गोलकनाथ केस में constitutional amendments are law under article 13 therefore cannot violate fundamental rights, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट थ्री इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक में जो है इसको लॉ माना गया और एक में लॉ नहीं माना गया। सो द आंसर विल बी बी, ठीक है, द आंसर विल बी बी। 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है, 1 and 2 आर करेक्ट, द आंसर विल बी बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, केशवानंदा भारती वर्सेस केरला केरला स्टेट और नन ऑफ दिस। तो इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से किस केस में जो है बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन को आउटलाइन किया गया था। तो हम लोग बार-बार देखिए कि केशवानंदा भारती केस में जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को आउटलाइन किया गया था, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क जजमेंट केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें जो है केस में कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी जो है 24, 25, 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के एक्सपेंशन के से रिलेटेड था अंडर आर्टिकल 368, ठीक है ना। तो इसमें 13 बेंच जजमेंट था। तो इसमें वही बताया गया था कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368
8 के अंदर जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है? Therefore, option C will be the correct answer, right? Moving to the next question. Next question. The basic structure theory of the Constitution of India implies that basic structure theory क्या है? Certain features of the constitutions are so essential that they cannot be abrogated. Fundamental rights cannot be abridged or taken away. ठीक है? The constitution cannot be amended except in accordance with the procedure laid under Article 368. The preamble of the constitution cannot be amended for it is not part of the constitution and at the same time represents its real spirit. तो बेसिकली हम लोग देख चुके हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का मतलब क्या है कि अ, जो केशवानंद भारती केस में आया था, डेवलप हुआ था कि पार्लियामेंट के पास बहुत वाइड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, लेकिन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर या एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एसेंशियल फीचर्स क्या है कि सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनवायलेबल और कैन नॉट बी अब्रोगेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो कुछ फीचर है जो कि इतने इसेंशियल है कि उसको अमेंड नहीं किया जा सकता और अब्रोगेट नहीं किया जा सकता है। इसमें जैसे कुछ एग्जांपल थे, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर एटसेट्रा। तो क्या है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूपीएससी में पूछा था 2020 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Constitution of India defines the basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. The Constitution of India provides for judicial review to safeguard its citizens' liberties and to preserve the ideals of the Constitution, which is based. Which of the following statements is correct? One, two, both one and two, or neither one and two. तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी के क्वेश्चन में बार बार हमें यह ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही लिमिटेड चीज डिफाइन किए हुए हैं। तो जहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस दिस डिफाइन दैट, तो लाइकली है कि वो गलत ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बोला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं कर रहा था, ये बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, और खास करके जो केशवानंद भारती केस है उसके बाद से। तो स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट टू बोला जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड इट्स सिटीजन। ठीक है, टू सेफगार्ड इट्स सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व इट्स आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में टू प्रोटेक्ट सिटीजन लिबर्टीज। तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट तो इनहेरेट है हमारे में, जुडिशियल रिव्यू का इन्फ्रेंस तो है, जैसे आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 टू 26, इस सब थ्रू के जो भी अगर लॉज फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे तो क्या है कि जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजंस तो है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जुडिशियल रिव्यू जो टर्म है ना, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कहीं पे भी। ठीक है ना, कि explicitly state that judicial review is provided specifically to safeguard citizen liberty and previous constitutional ideals। ये वाला चीज जो है ना, कहीं स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तो स्टेटमेंट टू क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following articles of the Constitution of India have been declared by the Supreme Court as the inviolable basic structure of the Constitution? Select the correct answer from the code given below. Article 32, Article 226, Article 227, Article 245। तो पॉइंट ये है कि ये चार आर्टिकल दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि आर्टिकल 32 दिया हुआ है। तो आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 तो ये क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसको रिट इशू करने का प्रोविजन देता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि किसमें? एल चंद्रा कुमार केस में, एल चंद्रा कुमार केस में, एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
तो उसमें बोला जाए कि ये आर्टिकल 32 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन का पार्ट है। सिमिलरली उसी केस में आर्टिकल 226 को भी बताया गया था और एल चंद्रा कुमार यूनियन ऑफ इंडिया 1997 उसमें 227 को भी बताया गया था। तो ये तीनों क्या है कि एल चंद्रा कुमार केस में बताया गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है, जिसमें कि इंडिपेंडेंस जुडिशियल इंडिपेंडेंस का बात किया जाता है। उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंडिपेंडेंट रखने का बात कहा जाता है। ठीक है? तो जो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है ना आर्टिकल 227 के अंदर, तो ये भी आपका क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। अब आर्टिकल 245 जो है ना वो क्या बोला है ना कि लेजिस्लेटिव पावर और स्टेट लेजिस्लेचर इससे कुछ रिलेटेड उसमें आर्गुमेंट्स हैं। तो वो वो इनवैल्यूएबल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। बेसिकली ये जुडिशियरी का जो इंडिपेंडेंस और सुपरविज़न से रिलेटेड चीज़ है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227 ये टर्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है? 1, 2 एंड 3 ओके? तो ठीक है। तो आज का हमारा जो इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टाइम से रिलेटेड जो भी कंटेक्स्ट था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। एक फेमस स्कॉलर हैं, लीगल स्कॉलर हैं उपेंद्र बख्शी, उनके कोट से कि विदाउट द बेसिक स्ट्रक्चर वी एंड अप with constitution without constitutionalism, without the basic structure we end up with the constitutions without constitutionalism। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल जो ढांचा है उस वो ना हो तो हमारे पास लॉ की एक किताब तो होगी पर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सीधा मतलब है कि गवर्नमेंट के पावर्स पर लिमिट होनी चाहिए ताकि कोई भी अपनी मर्जी से पूरे संविधान को बदल ना सके। बेसिक स्ट्रक्चर ही वो फाउंडेशन है जो इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी और सिटीजन्स के राइट्स सेफ रहें बिना कि इस बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नाम का रह जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टाइम। इसी तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट्स को और डेप्थ में समझते रहेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट और एग्ज़ाम रिलेवेंट स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ नीचे दिया हुआ है, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन एंजॉय योर स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।